नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव का खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसका हम सोच रहे थे ऐसी खबर दोबारा नहीं आएगी, ऐसी खबर हमारे सामने से फिर से नहीं गुजरेगी। लेकिन पहले कानपुर, फिर गोंडा और अब गोरखपुर, ये फिरौती मांगने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। किडनैपिंग का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसमें से 2 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम रही और किडनैपर्स ने जिसको किडनैप किया था उसकी हत्या कर दी, मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया। आखिर इसमें क्या रही पुलिस की लापरवाही, क्यों ये सब होते रहे? पुलिस के सामने ऐसे केसेज होते रह रहे हैं, मामले होते जा रहे हैं, लगातार मामले हो रहे हैं और उस पर पुलिस की ओर से पुलिस सवालों घेरे में आती है। क्यों नहीं आए घेरे में, इस पर ही सवाल होना चाहिए। अब मैं आपको पहले मामला बता देता हूँ। गोरखपुर मामला क्या है कि यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी कर्मभूमि है गोरखपुर, ये आप सभी लोग जानते हैं। वहां पर 5वीं कक्षा के एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त कराने का ऑपरेशन जो पुलिस चला रही थी, जो स्पेशल टास्क फोर्स थी, उसने बच्चे का अब 100 बरामद कर लिया है। बच्चे को तो नहीं छुड़ा पाए, हाँ बच्चे का अब 100 बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के एक पान विक्रेता के बेटे का 26 जुलाई को अपहरण हुआ था। मतलब 26 जुलाई को, अभी अपहरण 26 जुलाई, आज 27 जुलाई है, 26 जुलाई यानी रविवार, कल अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं ने पान विक्रेता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी और जब फिरौती मांगी और उसके बाद में जब ये सामने आए तो इसके बाद में पुलिस को सूचना मिली, पुलिस हरकत में आ गई। कई टीमें गठित कर दी गई कि बच्चे को भाई बरामद कर लिया जाए, बच्चा किसके पास है उसको छुड़ा लिया जाए। इस तरीके का पूरा ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद में हरकत में आई, लेकिन अंत में क्या हुआ कि छापेमारी करते करते में बच्चा तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन बच्चे का 100 बरामद हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, इस पर सवाल खड़ा क्यों ना किया जाए? अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ये लगातार कहती है कि उस पर सवाल ना खड़े किया जाए, वो हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत तत्परता के साथ कर रही है, तो आखिर संजीत यादव को आपने नहीं छुड़ा पाए, संजीत यादव की डेड बॉडी भी अभी तक नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद में गोंडा वाले मामले में आपको कामयाबी मिली, फिर अभी गोरखपुर मामले होता, दिन भर आपकी दबिश देती थी पुलिस की टीम और किडनैपर आपके से ज्यादा समझदार निकलते हैं और आप बच्चों को सकुशल बरामद करने के बजाय आप उसका डेड बॉडी लाके परिजनों को देते हैं। कैसे आप नजरें मिला लेते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके का जवाब देना पड़ेगा कि आपको इस बात की शर्म नहीं आती कि कैसे आप ये चीजें देख लेते हैं। आपके सामने ऐसी चीजें घटनाएं हो रही हैं जहां पे लगातार पत्रकार को गोली मार दी जाती, एक आरोपी, एक क्रिमिनल 8 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर भाग जाता है, उसको पकड़ने में पुलिस को पूरी एड़ी चिट्ठी का जोड़ लगा देना पड़ता है, वो भी तब खुद नहीं पकड़ पाती है, दूसरे राज्य की पुलिस उसे पकड़ती है, ला करके उसे सौंपती है, उसको भी सलामत कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाते, उससे पूछताछ नहीं हो पाती है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस पे लेकर के इसको सरकार घेरी जा रही है, सरकार को घेर रहे हैं। और अब प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है और उन्होंने से योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया है कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती हैं, उनको ये चीजें नहीं दिखती है? बिल्कुल वाजिब सवाल है, भले ही ये राजनीति के प्रेरणा से उगता हुआ सवाल हो, लेकिन ये सवाल बिल्कुल जायज है और सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, किडनैपिंग के मामले सामने आ रहे हैं, तो आखिर इस पर जवाबदेही किसकी होगी? सरकार की नहीं तो किसकी होगी? सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपकी मौजूदगी में आप जिस बात का दावा करते हैं, जिस सुशासन का दावा करते हैं, आप राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, तो क्या राम मंदिर बना देने से उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा? इस बात को सोचना होगा। जब अपराधी, एक अपराधी का सोचिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग मुझे सुन रहे हैं तो सोचे एक बार, एक अपराधी का आप एनकाउंटर करते हैं, लेकिन इससे अपराधियों के अंदर भय नहीं व्याप्त होता है। तमाम मामले जो सामने आए उसमें ऐसी तस्वीरें आई, गोंडा वाले मामले में किडनैपर फोन करके कहती है कि तुम्हें विकास दुबे का मामला तो पता ही होगा, अब ये जान लो कि पुलिस किसका कितना साथ देती है, तो ऐसे में पुलिस के साथ मत जाना, अगर पुलिस के पास गए तो बच्चे को खो दोगे। तो मतलब विकास दुबे अब क्रिमिनल्स का, जितने गुंडे हैं, जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका आइडल बन गया है, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको इंस्पिरेशन मान करके जिस विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में
अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, अपराध करने से पहले उनको 50 बार सोचना चाहिए। वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर अपराधी और मंसूबे उनके बुलंद हो गए हैं। वो अपहरण कर रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, पुलिस घूमते रह रहे हैं। समाज अब इस पे सारी पार्टी जब विपक्ष हमला करती है तो कहते हैं कि विपक्ष का काम है हमला करना। अरे छोड़िए विपक्ष को, मैं इस बात को आपसे पूछता हूं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, मैं आपसे सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश के सीएम से, सरकार से, कानून के बड़े बड़े जो अधिकारी उनसे सवाल करता हूं, क्या पूरे गोरखपुर में एक बच्चे को ढूंढ पाने के लिए लगी टीम आखिर बच्चे को क्यों नहीं ढूंढ पाती है? और बच्चे को मार दिया गया तो अब तक अपराधी क्यों नहीं सामने आ पाए, अपराधियों क्यों नहीं हो गई है? तो समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और गौरतलब है कि अपहरण के बाद यह हत्या की दूसरी वारदात है। कानपुर के बर्रा में संजीत यादव लैब असिस्टेंट की जो हत्या हुई किडनैपिंग के बाद में, उसमें भी पुलिस की लापरवाही सामने आई, जांच की गई, 4 को सस्पेंड किया गया। इस मामले में भी अब देखिए क्या होता है, जांच होती है, उसमें क्या सामने आता है। तो मतलब पुलिस सिर्फ 3 मामले हुए हैं इधर कुछ दिनों में, 1 आध महीनों में, जिसमें से केवल 1 मामले में उसको कामयाबी मिली है, जहां पर उसने बच्चे को छुड़ा लिया, मतलब किडनैपर को हिरासत में ले लिया और बिना जो किडनैप हुआ उसको सुरक्षित बचा लिया हो। बाकी 2 मामलों में किडनैपर ही समझिए जीत गए क्योंकि उन्होंने हत्या कर दी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से अभी तक काम कर रही है, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोगों को ये लग रहा था, यकीनन कि पुलिस को ये लग रहा था, कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये लग रहा था कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में अपराधियों में भय होगा और लोगों में हौसला बढ़ेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा पुलिस में। लेकिन हुआ क्या, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से क्राइम जितनी तेजी से अभी बढ़ना शुरू हुआ है, किडनैपिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हर एक हफ्ते में किडनैपिंग का मामला सामने आ जा रहा है। तो इससे लगता है विकास दुबे की मौत, विकास दुबे का एनकाउंटर एक शुरुआत था इन अपराधियों को और फ्री हैंड करने का। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करे, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार क्या करे जिससे अपराधियों के अंदर में वाकई में वो डर दिखे जो आज के समय में लोगों के अंदर दिख रहा है। और ये मामले ऐसे किसी बहुत बड़े शहर में नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़े पॉश इलाके में नहीं हो रहे हैं। मामला कहाँ हो रहा है, गोंडा, बहुत बड़ा जिला नहीं है, बहुत बड़ा वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे किडनैपिंग होती है और 4 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। गोरखपुर में ऐसे बहुत ज्यादा विकास की बात की जाए तो वो नहीं, अगर वो सीएम का गृह क्षेत्र, गृह जिला ना कहा जाए तो वहां से भी किडनैपिंग मामले आ रहा। तो अब ये छोटे शहरों में जो किडनैपिंग की वारदातें शुरू हो गई हैं, कानपुर के बर्रा जैसे इलाकों में जो किडनैपिंग का मामला सामने आता है, और किडनैप जिसको किया गया है वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े व्यवसायी का लड़का नहीं होता है, एक पान विक्रेता था, मानते हैं कि उसमें उसको अच्छी उनकी बिजनेस थी, लेकिन 1 करोड़ की फिरौती, ये ऐसे लग रहा हो जैसे कोई फिल्म चल रही हो बॉलीवुड की, जिसमें जितना मन कर रहा है किडनैपर कहीं 4 करोड़ मांग रहा है, कहीं 1 करोड़ मांग रहा है, कहीं 30 लाख मांग रहा है। मतलब उन परिवारों से ऐसे पैसे मांगे जा रहे हैं जैसे कि वो अंबानी वगैरह इस टाइप की हो, उस टाइप से फिरौती मांगी जा रही है। और अधिकतर में जो किडनैपर्स होते हैं वो आसपास के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, इसलिए लगातार पुलिस की भी कोशिश रहती है कि उसको रोका जाए। लेकिन क्यों ना पुलिस के अंदर ये डर बनाया जाए, पुलिस ऐसा डर बना दे लोगों के अंदर कि वो जब कोई अपराध करने की सोचें तो उनको 1000 बार ये चीज़ सोचे यकीन आए कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अगर अपराध करने की सोचेंगे तो समझ लीजिए कि आपको नहीं होगा। तो ऐसे बदमाशों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे कुख्यातों को चिन्हित करके उनको जेल में डाला जाए, उनकी सही जगह जेल है। ये बैठ करके जो बैठ जाते हैं चौराहों पर पुलिस और इन सब जगहों पे फर्जी टाइप की वसूलिंग करने शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा फलाने का हेलमेट नहीं है, फलाने को नहीं है, उनको तो करिए, उनको तो पकड़िए ही, उनको भी जिम्मेदारी के एहसास दिलाइए। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है जो वाकई में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आसपास घूम रहे हैं, उनको भी सजा, उनको ज़्यादा जरूरी है। पहले उनको समाज से साफ कीजिए, उनका समाज सफाया नहीं होगा तो कैसे आखिर आम जन अपने समाज में खुली हवा में सांस ले सकेगा। ऊपर एक तो कोरोना की महामारी चल रही है, तमाम तरीके की मुसीबतें हैं, उस बीच में तो क्या कोरोना की वजह से ये अपराध बढ़ रहा है, कोरोना की वजह से लोगों के पैसे खत्म हो गए, इसका मतलब इसलिए तो नहीं अपराध बढ़ रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन
इसको लेकर के ये पुलिस जो है ये नहीं कह सकती कि अपराध बढ़ रहे हैं इसकी वजह ये है, लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, लोगों की मजबूरियां, लोगों के हौसले पुलिस के डर से ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। मतलब उनके अंदर से पुलिस को लेकर के डर पूरी हद तक की खत्म हो चुका है। उनको पुलिस का तनिक भी डर नहीं बचा है। वो जो चाहते हैं वैसा करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खबरें, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश पुलिस पे, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करती है, जो लगातार पूर्ववर्ती में जब विपक्ष में बैठते थे तो उनके मुंह से सवालों की लड़ियां ही फूटती थी और लगातार वो अखिलेश सरकार को इसी बात पे घेरते रहते थे कि अखिलेश राज में नहीं, ये गुंडा राज है, यहाँ पर लगातार ये हो रहा वो हो रहा है। तो अभी फिलहाल में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। मानते हैं कुछ दिनों तक के ऐसा तस्वीरें समझ में नहीं आ रही थी, तब गुंडों के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब जो पुलिस की चुस्ती दुरुस्ती दिखती है वो केवल लगता है मुझे कोरोना वालों को बचाने के लिए लगी है, जो जिनसे उनको पैसा मिलना है। तो तुमने मास्क नहीं पहना है उसकी पेनाल्टी काट दें, तुमने हेलमेट नहीं पहना उसकी पेनाल्टी काट दें। तो मतलब है पूरे पुलिस वालों की मुस्तैदी अब इन्हीं चीज़ों में लग गई है। उन्हें अपराधियों से कोई मतलब नहीं, अपराधी कुछ भी करें, अपराधियों की तरफ उनका फोकस नहीं जा रहा है। तो ये जो सारी खबरें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 3 मामलों में, 2 मामलों में जब नहीं बचा पाई है, 2 मामलों में उसने किडनैप हुए लोगों को नहीं बचा पाई है, तो सवाल खड़ा होता है। अब चाहे चिड़ मचे, चाहे झुंझलाहट मचे, इसको लेकर के चाहे कुछ भी करें, क्योंकि ये आपके ऊपर करारा तमाचा देते हुए आपको विकास दुबे ने आप ही की पुलिस को मार करके फरार हो गया और आप नहीं पकड़ पाए। उसको पकड़ती है मध्य प्रदेश की पुलिस, वो लाके आपको सौंपती है, लेकिन आप उसको जेल तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वहां से भागने की कोशिश करता है और आपको एनकाउंटर करना पड़ जाता है। तो अभी तक की जो पिछले 1-2 महीने से पुलिस की रवैया चल रहा है, पुलिस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है और उत्तर प्रदेश पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ेगा, कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। जो प्रशांत कुमार है, एडीजी क्राइम है, वो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। उनकी जवाबों में वो दम नहीं दिख रहा है, जिस तरीके से उनकी मूछें दिख रही हैं उस तरीके से उनके जवाबों में दम नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने जब विकास दुबे पकड़ा गया मध्य प्रदेश, तो उन्होंने कहा पुलिस तो पुलिस होती है, सब एक ही पुलिस होती है, चाहे हम पकड़े चाहे वो पकड़े, बात एक ही होता है। अरे एक ही होता है तो जाइए भाई मध्य प्रदेश से पकड़िए, मानते हैं, लेकिन आपके राज्य से अपराध करके अपराधी इतना फ्री हैंड कैसे घूम सकता है, उस पर सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े होते रहेंगे। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ रुख करेंगे कि दूसरे टॉपिक पे हमारा जो मुद्दा है उस पर चलेंगे। इस पर तो हम लगातार बने ही हैं। दूसरा जो मुद्दा हमारा है वो मुद्दा है राजस्थान की सियासत का। राजस्थान की सियासत में आज क्या कुछ हुआ उसको लेकर के आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। आज क्या क्या हुआ पहले वो बता देते हैं। पहली सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है कि विधानसभा सत्र बुलाने पर जो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने कहा कि 21 दिन का नोटिस जरूरी है। अब इस खबर को पूरी डिटेल से बताते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कहा है कि इसके लिए संवैधानिक तौर तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर सहमत हैं, मगर संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अशोक गहलोत सरकार के सामने 3 पॉइंट रखते हुए फिर से जवाब मांगा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल बुलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। जारी बयान में यह भी कहा गया कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने कानूनी सलाह ली। संविधान के अनुच्छेद 174 के 1 के अंतर्गत राज्यपाल साधारण परिस्थितियों में कैबिनेट की सलाह पर काम करेंगे, लेकिन परिस्थितियां विशेष हों तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि संविधान के भावना के अनुरूप काम हो। राज्यपाल का कहना है कि मीडिया में राज्य सरकार के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, लेकिन सत्र बुलाने के प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यदि राज्य सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है तो यह अल्प अवधि में सत्र बुलाए जाने का युक्त आधार बन सकता है। राजभवन के बयान में कहा गया है चूंकि परिस्थितियां असाधारण हैं, इसलिए राज्य सरकार को 3 बिंदुओं पर कार्य करने की सलाह दी जाती है। वो 3 पॉइंट कौन है उसको जान लीजिए कि विधानसभा का सत्र 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर बुलाया जाए,
जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों के अनुसार सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की विधानसभा सत्र में कोशिश की जाती है तो सभी प्रक्रिया संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की उपस्थिति में की जाए, पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। और तीसरा पॉइंट यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 विधायक, 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी एक साथ एकत्रित हो सकें, जिसमें कोरोना संक्रमण का डर ना हो, राज्य विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जबकि संक्रमण के प्रसार रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इन नियमों का पालन करते हुए विधानसभा सत्र बुलाया जाना चाहिए। मतलब इन 3 पॉइंट को अगर मान लेती है गहलोत सरकार तो विधानसभा सत्र बुलाने में कोई हर्जा नहीं है। पहले प्रस्ताव ठुकरा दिया था राज्यपाल ने, आपको पता ही है, जब 31 जुलाई विधानसभा सत्र बुलाने का था। अब कानूनी पचेड़े बता दिए हैं, अब देखते हैं उसमें अगला गहलोत सरकार की अगला मूवमेंट, अगला कदम क्या होता है। लेकिन दिन भर मामलों में क्या चीजें उधर होती रही। मामला ये रहा कि सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी वो वापस ले ली, मतलब अब हाई कोर्ट में वापस मामला है, सुप्रीम कोर्ट से मामला हट गया। वहीं पर बीएसपी के बागी विधायकों को लेकर के भी हाई कोर्ट में सुनवाई, उसमें भी गहलोत सरकार को वो मिली और वो याचिका खारिज कर दी गई। तो मतलब कुल मिलाकर के अभी तक की राजस्थान में जो मामले चल रहे हैं वो जिसमें बीएसपी एंट्री कर रही थी, बीएसपी कहीं ना कहीं से बीएसपी की ओर से बीएसपी कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी हुई नजर आ रही है। तो क्या मजबूरी है, क्या चीजें, वो सब चीजें भी लगातार चर्चाओं में बनी रहती है। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं। तीसरा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर के अब तक 37 बड़ी हस्तियों से पूछताछ हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक की पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज डायरेक्टर महेश भट्ट को थाने में बुलाया गया, वहीं करण जौहर की कंपनी के सीईओ से भी पूछताछ की गई। इस लगातार पूछताछ को लेकर के एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि आखिर करण जौहर को डायरेक्ट फिर समन क्यों नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन क्योंकि आदित्य ठाकरे के वो बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए करण जौहर को इस नाच के नाम पर उनको डायरेक्ट समन नहीं भेजा जा रहा है। तो मुंबई पुलिस ये मजाक बंद करे और समन जारी करने में भी जो मुंबई पुलिस है वो भाई भतीजावाद कर रही है। मतलब अब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगा दिया है कि चूंकि करण जौहर को डायरेक्ट नोटिस इसलिए नहीं दिया जा रहा है पूछताछ के लिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के दोस्त हैं, इस वजह से उनको लगातार नहीं बुलाया जा रहा है। तो बॉलीवुड में इस समय एक जंग छिड़ी पड़ी है, वो है इनसाइडर बनाम आउटसाइडर। लेकिन ऐसे में केवल एक ही खुल के जो सामने आ रहे हैं लड़ने के लिए, वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत का ये बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में भी लिखा कि आखिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साहब को कोई आंच नहीं आना चाहिए, साहब पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब करण जौहर को लेकर के उन्होंने काफी कटाक्ष किया और कहा कि चूंकि आदित्य ठाकरे के दोस्त हैं इसलिए मामले सामने आ रहे हैं। संजय लीला भंसाली से पूछताछ हो चुकी है, महेश भट्ट से आज पूछताछ हो रही है, कंगना रनौत से भी पूछताछ हुई। मतलब अब तक 37 हस्तियों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें सामने आई रही और उसमें कहा जा रहा है सुशांत के खिलाफ बॉलीवुड का एक कुनबा जो इनसाइडर है, जो पहले से जिनकी पीढ़ियां बॉलीवुड में रही हैं, उन्होंने साजिश रची और इस टेंशन को, इस तनाव को सुशांत सिंह राजपूत नहीं झेल पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। भले उन्होंने आत्महत्या की है लेकिन वो गले में उनके फंदा डालने का काम इन लोगों के दबाव ने किया है, इन लोगों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था, इसलिए इस पर चर्चा करना, इसको बताना जरूरी है क्योंकि हमारा मुद्दा ये है कि हम आपसे सारी खबरों पर, सारी अहम खबरों पर आपके साथ चर्चा कर लें। तो ये वाला मामला काफ़ी ज़्यादा, इस पर कंगना रनौत सबकर हो करके वो सामने इस पर जंग लड़ रही हैं। वहीं पर आज मुख्य प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने संबोधन दिया, उन्होंने बोला है, उस पर भी हम पहले रुक कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला तो वो खबर ही बताना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री की खबर आप छोड़ देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जो था उन्होंने नोएडा, कोलकाता और मुंबई में कोरोना टेस्टिंग लैब को लेकर के शुरुआत किया है, तो उस पर उन्होंने उद्घाटन किया उन लैब्स का। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करोड़ों नागरिक कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। आज जिस हाईटेक लैब्स का उद्घाटन हुआ है
उससे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। माफ कीजिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता आर्थिक गतिविधि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। यह देश के लाखों युवा अपने सपने को पूरा करने आते हैं। ऐसे में देश की मौजूदा टेस्टिंग कैपेसिटी 10,000 गुना इजाफा हो जाएगा। सभी शहरों में ज़्यादा तेजी से हो सकेगा। मतलब ये लैस बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये टारगेट था कि इसमें लगातार इसमें लोगों को कोरोना की जो मामले बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। कोरोना के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं और उम्मीद है आप लोग उसको देख भी रहे हैं। तो आपको मुझे उन आंकड़ों को लेकर के बताने, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी कोई खास जरूरत है। वैसे मैं आपको मामले आपको बता देता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुन लें। कन्फर्म केसेज जो है 14,35,453 हो चुके हैं। कवर होने वाले 9,17,568 लोग हैं और जो मर चुके हैं अब तक 32,771 लोग हैं। ये तो भारत का आंकड़ा है। विश्व का आंकड़ा की बात कर ले तो वहां पर 1,62,64,048 लोग अब तक कन्फर्म केस है, जबकि 94,07,977 लोग ठीक हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 6,48,966 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो ये तो अब तक आंकड़ा था और प्रदेश वाइज आंकड़ा आपको मेरे सिर पर जो स्क्रॉल चल रही है उसमें आपको नजर आ रहा होगा। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हमें इससे बचने की, इससे सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के भी बहुत चीज़ें अब आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए कि राजस्थान को लेकर के अब फिर से जोड़ते हैं। अब मतलब उस पर भी थोड़ा खबर मान लेते हैं। उसमें क्या है कि बीजेपी का एक दावा सामने आया। अभी ये खबर आई मेरे पास कि बीजेपी का एक दावा है कि विदेश में है राहुल गांधी, राजस्थान वीडियो जारी करने की दी चुनौती। अब बीजेपी ने नया कंडा कर दिया। उनका कहना है कि जो राहुल गांधी है इस समय विदेश में बैठे हुए हैं और अगर वो विदेश में नहीं बैठे हैं तो एक वीडियो जारी करें और ये बताएं कि राजस्थान को लेकर के उनके क्या बात है, क्या मायने हैं, वो क्या चीज़ कहना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा तर्क उनका, ये जो है संबित पात्रा जो लगातार इस तरह की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि संबित पात्रा ने अपने शब्दों में जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी संबोधित करता कि यदि आप विदेश में नहीं हैं, देश में हैं, तो कल आप राजस्थान को लेकर वीडियो जारी करेंगे या आपको चुनौती दे रहा हूं। भाजपा ने अपने दावे में समर्थन में यह तर्क दिया है कि राहुल गांधी यदि देश में होते तो उन्हें वीडियो जारी करने का कहना चाहिए था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ बिठाकर समझा दे रहा हूँ। तो ये सब थोड़ा सा हो सकता है कि राहुल गांधी से विदेश गए और बीजेपी कह रही है, क्योंकि बीजेपी की IT सेल और बीजेपी का बहुत तगड़ा है, वो इस पर लेकर के वो लगातार इस पर बने हुए हैं। तो ये सारे मामले हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग कोई सवाल करें, आपका कोई सवाल है तो उन सवालों को भी हमारे साथ बात करें ताकि हम उन सवालों पर जिक्र कर सकें। उत्तर प्रदेश आज हमने 2 अहम मुद्दे लिए आपके साथ में। एक तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं। पहले कानपुर में किडनैपिंग होती है और उसको जिंदा नहीं बचा पाते हैं और वो संजीत यादव को मार करके नदी में फेंक देते हैं। किडनैपर बाद में पकड़े जाते हैं और वो बहुत ही निडर होकर के खुलासा करते हैं। दूसरी खबर गोंडा से आती है। एक बीड़ी व्यापारी के बच्चे किडनैप होता है, लेकिन उसमें 4 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन पुलिस उसको छुड़ा ले जाती है। कल एक बच्चे किडनैपिंग होता है 26 जुलाई को और पुलिस उसको इंक्वायरी करती है, जांच पड़ताल करती है, टीमें बना कर करती रहती है। अंत में पुलिस को बच्चे का 100 बरामद होता है। तो ये लगातार ये खबर, लगातार ये मामले पे आपका कुछ एंगल है तो आप हमें उसे बताएं ताकि हम उस पर भी चर्चा कर सकें। दूसरा मुद्दा हमने उठाया राजस्थान की सियासत में मचे घमासान को लेकर के। वहाँ पर राज्यपाल वर्सेज गहलोत वर्सेज पायलट चल रहा है। मतलब गहलोत अकेले हैं, लड़ रहे हैं इधर से, दूसरी तरफ पायलट राज्यपाल और केंद्र सरकार है, ऐसा राजस्थान में अशोक गहलोत गुट का मानना है। लेकिन सब चीज़ संवैधानिक प्रक्रिया है। लगता है कभी कभी किसी को कि ये हमारे साथ नहीं, प्रक्रिया में कोई ना कोई एक पक्ष को फायदा जरूर मिलता है। तो प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रिया उस हिसाब से किया जा रहा है। भले हो सकता है इस समय वो प्रक्रिया का फायदा पायलट गुट को मिल रहा हो, लेकिन वो प्रक्रिया है। अगर वहाँ पे गहलोत होते तो उनको इसका फायदा मिलता। तो ये मामले चल रहे हैं। वहाँ पे राज्यपाल ने कहा है कि मैं सत्र बुलाने में तैयार हूँ, लेकिन 21 दिन का नोटिस दें। साथ ही 3 बिंदु दिया है। उन 3 बिंदुओं पर कहा है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो सत्र बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, आप सत्र आइए और इस चीज़ को आप सत्र शुरू कीजिए। तो ये सब मामले लगातार चल रहे हैं। इन पर कोई सवाल है आपका तो उन सवालों को आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम उन सवालों को लेकर के आपके साथ आगे कैरी ऑन करें और कोई चीज़ें हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास में कुछ देर का समय है, आप लोग पूछ रहे हैं। जितेंद्र कुमार निराला जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार गुप्ता जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबरों की ओर अगर कर लें तो हम उसमें आपको बता देते हैं कि
अमिताभ बच्चन का परिवार जो कोरोना में ग्रसित था, उसमें से एक अच्छी खबर ये आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन, जो कि अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी हैं और अमिताभ बच्चन की पोती हैं, उनका ब्लड जो कोरोना रिपोर्ट है वो निगेटिव आया है। इस बात को खुद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी है। वहीं पर नौकरी वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बम्पर वैकेंसी निकली है। 3800 पदों पर आवेदन होना है और भर्ती के लिए आवेदन जो है वो आज से शुरू हो गया है। इसी पूरी डिटेल में आपको हम जानकारी दे देते हैं कि कौन सी 3850 पदों पर भर्ती निकली है। SBI CBO रिक्रूटमेंट 2020 भारतीय स्टेट बैंक ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए 3850 वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर अधिकतम 30 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इन पदों पर सभी SC ST और PW वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। अब क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको आवेदन करना है। ये आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट है sbi.co.in पे जाइएगा, वहाँ पे आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। पद का नाम जो है वो सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO, पदों की संख्या है 3850 और वेतन जो मिलेगा इसमें वेतनमान पे स्केल है वो 23,700 रुपये प्रतिमाह है। इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्र की क्या सीमा है, जारी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 साल की होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 के आधार पर की जाएंगी। आज ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख आज से मतलब 27 जुलाई 2020 से है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2020 है और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम राशि तिथि है वो भी 16 अगस्त होगा। आवेदन शुल्क जो है इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये जमा करने होंगे, जबकि SC ST PW वर्ग के लिए आवेदन निःशुल्क है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या इंटर बैंकिंग से ही करना होगा, मतलब कैश नहीं है, आपको ऑनलाइन ही पैसे भरने होंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या है, उक्त पदों पर आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और दिशा निर्देशों का पालन करें और सबमिट करने के बाद में जो पास निकलेगा उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें। चयन की प्रक्रिया होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू दिया जाएगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आज की खबर थी। आप कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप लोगों से रोजाना की तरह एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि कोरोना से बचने के लिए आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए और सैनिटाइजर से इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइजर नहीं मिलता है तो हाथों को साबुन वाबुन से लगातार धुलते रहिए। बाहर बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए, उस समय भी आप मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। साथ में अब जहाँ पे मतलब कोई कार्यक्रम होता है, कहीं भीड़ भाड़ है, इलाका है, तो वहाँ पर जाने से बचनिए। और एक बात जो मैं रोजाना कहता हूँ उस पर गंभीरता सोचिए, जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं उनको ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा आइसोलेट करने की ज़रूरत है। उनको आप घरों के अंदर रखिए। इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर की छतों का इस्तेमाल करें। बाहर पार्क या गार्डन में घूमने के लिए ना जाएं, हो सकता है वहां पर कोई संक्रमित व्यक्ति हो तो उनको संक्रमण हो सकता है। तो कम से कम बुजुर्ग और बीमार लोग बाहर निकलें ताकि वो कोरोना सुरक्षित रहें। और इसकी जिम्मेदारी देश के युवाओं पे है और देश के जो उनके घर के युवा हैं इस बात को रखें, क्योंकि बुजुर्ग आदमी को अगर आपको थोड़ा डांट के भी बैठाना पड़े तो डांटिए, उनसे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हित के लिए, अच्छी बातों के लिए आप उनको डांट के भी समझाइए और उनको बोलिए कि उनके लिए नुकसानदेह है अगर वो ऐसा निकलते हैं। छत पर घूमिए, अपने बालकनी में घूमिए, अभी थोड़ा बाहर मत घूमिए, लोगों से कॉन्टेक्टिंग कम करिए। ये मैं आपसे रोजाना कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको मैं रोजाना कहता हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, खबर एक्सक्लूसिव का मकसद कोई TRP, कोई पब्लिसिटी, कोई बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं है। हमारा मकसद है, हमारी बात है, अगर वो एक लोग तभी पहुंचता है और उसको लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा मकसद है वो एक बंदा है जो हमारी बात को गंभीरता सुनता है और वो इस चीज़ को अप्लाई करता है। बाकी वो हमने चिल्लाना नहीं है कि देश जानना चाहता है, ये जानना चाहता है। हमारा मकसद है सच बोलना। उसको कम लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, ये लोगों की है, क्योंकि सच हमेशा चलता रहता है। सच को विचलित किया जा सकता है, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन सच को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो खबर एक्सक्लूसिव सच बोलता है और मेरा सच बोलने का मादा रखता है। अब सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म जो रिलीज हुई दिल बेचारा, उसको जो रिस्पॉन्स आज मिल रहा है, क्या जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो लोग दिल बेचारा फिल्म देख रहे हैं, क्या सुशांत के जिंदा रहते उनकी फिल्मों को ऐसा रिस्पॉन्स दिया था जो रिस्पॉन्स
दिल बेचारों को दिया जा रहा है। तो ये बेहद ही गंभीर विषय है और ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है जो हमें और आपको इस पर आत्ममंथन की ज़रूरत है। क्या व्यक्ति के जीवित रहते आप उसको तवज्जो तरजीह अगर नहीं दिया आपने, और मरने के बाद जो तवज्जो दे रहे हैं, क्या वो अगर आपने जिंदा रहते दिया होता, तो जिस बात पे आज आप लड़ रहे हैं, जिस बात को लेकर आपने सोशल स्टेटस, अपनी सामाजिक भूमिका दिखा रहे हैं, सामाजिक कर्तव्य दिखा रहे हैं, संवेदना सिंपैथी दिखा रहे हैं सुशांत के परिवार से, वो आज दिखाई जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग ही भी जिम्मेदार हैं। आप करण जौहर या कंगना रनौत जिसको जिम्मेदार दे रहे हैं वो गलत नहीं है, गलत हम लोग भी हैं, गलत आप लोग भी हैं। एक जीवित व्यक्ति का सम्मान कीजिए, उसके टैलेंट को प्रोत्साहित कीजिए। तब तो आपने कभी सुशांत की किसी फिल्म को ऐसा रिकॉर्ड बनाने का मौका नहीं दिया। आपने अचानक से केवल मरने के बाद दिल बेचारा, जो कि बहुत ही बेहद ही खास मूवी नहीं है, बहुत ही खास स्टोरी नहीं है, लेकिन उसको रिस्पांस जो मिल रहा है ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अल्टीमेट या बहुत यूनिक कहानी हो। तो मरने के बाद किसी को तवज्जो देना सच्चा है। जिंदे जी जीते जी उसकी इज्जत कीजिए, उसके काम को तवज्जो दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको सम्मान दीजिए जो वो चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम जुड़ेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, कोरोना से बचते रहिए, SMS का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचिए। और हाँ, अंत में जो इस कार्यक्रम का मर्म है, जीवित इंसान का वैल्यू करना सीखिए। मरने के बाद वैल्यू देने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खुश रहें और आसपास स्वच्छता रखें, इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।